नमस्कार दोस्तों, अग्रवाल फॉर यू चैनल के लिए मैं नरेश कुमार अग्रवाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यदि आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव या एकेडमिक कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ बाकी लोग भी इस चैनल का लाभ उठा सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हर एक व्यक्ति को इकोनॉमिक्स की थोड़ी बहुत जानकारी होनी ही चाहिए, क्योंकि सरकार के ऐसे बहुत सारे डिसीजन होते हैं जो आप समझ नहीं पाते, तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि आपको इकोनॉमिक्स की जानकारी ना हो। इसके अलावा इकोनॉमिक्स आपको ये भी बताता है कि मार्केट में किसी चीज का प्राइस कैसे डिसाइड होता है। सरकार जो डिसीजन ले रही है एम्प्लॉयमेंट के लिए, या सरकार ज्यादा नोट क्यों नहीं छाप लेती। हम लोगों के दिमाग में अक्सर ये प्रश्न उठते हैं कि भाई अगर घाटा चल रहा है, सरकार के पास पैसे नहीं तो नए नोट छाप लो। कौन सा नोट विदेश से आ रहे हैं? तो क्या वजह है कि सरकार नोट नहीं छाप? क्या वजह है कि सरकार एफडीआई को इतनी मंजूरी दे रही है, जबकि हम लोगों को पता है कि देश में इसका इतना विरोध हो रहा है। लोग कहते हैं कि वो विदेशी इन्वेस्टमेंट आएगा, विदेशी कंपनियां आएंगी, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह देश को गुलाम बना लेंगी। इतने सारे विरोध के बाद भी लोग, मतलब सरकार जो है वो एफडीआई की परमिशन देती है, तो उसका क्या कारण है? क्यों ये एफडीआई जरूरी है? तो ऐसी बहुत सारी चीजों को समझने के लिए हमें इकोनॉमिक्स की जानकारी होनी जरूरी है। तो और मेरा ये वादा है आपसे कि यदि आप अगले कुछ वीडियो को, हालांकि ये सीरीज काफी लंबी होने वाली है क्योंकि इकोनॉमिक्स कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, हो सकता है ये सीरीज अगले कई महीनों तक या हो सकता है कुछ सालों तक भी चले, लेकिन यदि आप इस सीरीज के साथ जुड़े रहते हैं तो आपको इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है इकोनॉमी की। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी मींस ए सिस्टम व्हिच प्रोवाइड अस लाइवलीहुड कॉल्ड एज इकोनॉमी। एक ऐसा सिस्टम जो हमें हमारी रोजगार की व्यवस्था कराता है, जो हमें हमारी जीविकोपार्जन की व्यवस्था कराता है, उसको हम इकोनॉमी कहते हैं। यानी कि अगर आप इंडियन सिस्टम में रह रहे हैं, जहां पर इंडिया का एक अपना मैकेनिज्म है जिसमें आप रोजगार लेते हैं, रोजगार पाते हैं, पैसा कमाते हैं, अपना जीविकोपार्जन करते हैं, तो ये इंडियन इकोनॉमी। अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो वहां आपके लिए दूसरे अपॉर्चुनिटीज होंगी, दूसरे रूल्स रेगुलेशंस होंगे, तो वो अमेरिकन इकोनॉमी होगी। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो आपको आपकी लाइवलीहुड प्रोवाइड कराता है, उसको हम इकोनॉमी कहते हैं। और जो एक इकोनॉमिस्ट हुए थे, उनका नाम था एडम स्मिथ, जिनके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। तो व्हाट इज वेल्थ? और वैसे भी आप जानते हैं इकोनॉमिक्स के लिए हिंदी में एक वर्ड यूज किया जाता है अर्थशास्त्र, और अर्थ का मतलब होता है धन, पैसा, और शास्त्र का मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट जो किसी चीज के बारे में डिटेल स्टडी प्रोवाइड कराए। तो इट मींस इकोनॉमिक्स का मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट जो वेल्थ के बारे में डिटेल स्टडी करता है। तो आप समझ गए होंगे कि हाँ, वेल्थ बहुत जरूरी है पूरे इकोनॉमिक्स में, हम वेल्थ को इग्नोर नहीं कर सकते। तो व्हाट इज वेल्थ? अब ऐसा शब्द है जिससे हम सभी लोग फैमिलियर, हम सभी लोग जानते हैं व्हाट इज वेल्थ, लेकिन जब इसे डिफाइन करने की बात आती है तो लोग अक्सर उसकी लिस्ट गिराने लगते हैं। पैसा हो गया, गाड़ी हो गई, बंगला हो गया, मकान हो गया, दुकान हो गई, हीरे जवाहरात हो गए, लेकिन वेल्थ को डिफाइन करना इतना आसान नहीं। ज्यादातर लोग वेल्थ की डेफिनेशन नहीं जानते। तो और बिल्कुल सिंपल है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल। एनीथिंग व्हिच हैज यूटिलिटी, स्कैरसिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी इज कॉल्ड वेल्थ। दुनिया की कोई भी चीज जिसमें यूटिलिटी हो, स्कैरसिटी हो और ट्रांसफरेबिलिटी हो, ये यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। अब व्हाट इज यूटिलिटी या उपयोगिता कहते किसको है? ये एक सब्जेक्टिव मैटर है। यूटिलिटी का मतलब होता है कैपेसिटी टू सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड यूटिलिटी। कोई भी चीज जो किसी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड कर सकती है वो उसकी यूटिलिटी कहलाती है। तो यानी कि यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव मैटर है। कोई चीज मेरे लिए यूटिलिटी रख सकती है और आपके लिए नहीं रख सकती, या हो सकता है कोई चीज आपके लिए यूटिलिटी रखती हो, मेरे लिए ना रखती हो। सपोज कीजिए मैं एक वेजिटेरियन, तो नॉनवेज की मेरे लिए कोई यूटिलिटी नहीं है क्योंकि वो मेरी किसी भी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता, तो नॉनवेज की मेरे लिए यूटिलिटी नहीं होगी। और अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन है तो आपके लिए उसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, आप उसे पैसे देकर भी खरीद लेंगे और मैं उसे फ्री में भी नहीं लूंगा। तो कैपेसिटी टू सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड यूटिलिटी। अगर कोई चीज आपके काम की है, आपके लिए उसकी यूटिलिटी है, मेरे काम की है, मेरे लिए उसकी यूटिलिटी, दोनों के काम की है तो दोनों के लिए उसकी यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी का मतलब अगर कोई चीज मेरी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड कर सकती है तो वो मेरे लिए यूटिलिटी रखती है। तो वेल्थ कहलाने के लिए जरूरी है सबसे पहले कि उसकी चीज की यूटिलिटी हो। सेकंड वन, स्कैरसिटी। वो चीज स्केयर होनी चाहिए। स्केयर मतलब एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई। वो चीज लेने वाले तो बहुत हों लेकिन देने वाले बहुत ज्यादा, उसकी सप्लाई ज्यादा ना हो, डिमांड बहुत ज्यादा हो। इसी वजह से अगर आप देखें कि हमारे जीवन की जो सबसे जरूरी चीजें हैं, हमारे जीवन की सबसे जरूरी चीजें क्या है? हवा, पानी, अच्छी नींद, ये सब क्या है? ये सब मतलब बहुत जरूरी है हमारे लिए। इसकी यूटिलिटी हमारे लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन स्केयर नहीं है। आप ऑक्सीजन जितनी चाहे ले सकते हैं एटमॉस्फेयर से, पानी जितना चाहे पी सकते हैं, नींद जितनी चाहे ले सकते हैं। जब ये स्केयर हो जाएंगी, जब इनकी सप्लाई कम हो जाएगी, तब ये आपके लिए वेल्थ बन जाएगी। आप जानते हैं अगर आप रेगिस्तान में हो और आपको प्यास लग रही हो तो वहां पर पानी आसानी से नहीं, तो वहां वाटर भी आपके लिए क्या हो जाएगा? पानी भी आपके लिए क्या हो जाएगा? वेल्थ हो जाएगा। तो वेल्थ के लिए जरूरी है कि स्केरसिटी हो। यूटिलिटी भी जरूरी है, लेकिन यूटिलिटी के साथ साथ स्केरसिटी भी जरूरी है। और एक चीज जरूरी है, ट्रांसफरेबिलिटी। यानी कि कोई चीज अगर मेरे पास है तो उस पर मेरा अधिकार हो और आपके पास आ जाए तो आपका अधिकार हो, आप उसे यूज कर पाए।
तो उसे हम कहेंगे ट्रांसफर। अगर किसी चीज में ट्रांसफरेबिलिटी नहीं है तो फिर हम उसे वेल्थ नहीं कह सकते। आपने अक्सर सुना होगा लोगों को कहते हुए हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन इकोनॉमिक्स की नजर में हेल्थ वेल्थ नहीं है, क्योंकि आप उसे ट्रांसफर ही नहीं कर सकते। आपकी हेल्थ आपके पास रहेगी, दूसरे की हेल्थ दूसरे के पास रहेगी, आपकी नॉलेज आपके पास रहेगी, दूसरे की नॉलेज आप दूसरे के पास रहेगी, आप उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। हाँ, नॉलेज के मामले में आप कह सकते हैं कि मैं ट्रांसफर, लेकिन ट्रांसफर नहीं होता है। ट्रांसफर का मतलब तब होता है जब आपके पास से चली जाए, नॉलेज आपके पास से नहीं जाती। जब आप नॉलेज को बांटते हैं तो दूसरे के पास पहुंच तो जाती है, लेकिन आपके पास से खत्म नहीं होती। तो ट्रांसफरेबिलिटी यानी कि आपके पास है तो आपकी, और दूसरे के पास चली गई तो दूसरे की, आपकी नहीं रही। तो वेल्थ के लिए तीनों चीजें जरूरी है कि वो चीज यूटिलिटी रखती हो, वो चीज स्कैर्सिटी रखती हो, और वो चीज ट्रांसफरेबिलिटी भी उसके अंदर हो, तो ही उसे वेल्थ कहेंगे। अगर तीनों में से एक भी क्वालिटी मिसिंग है तो वो वेल्थ नहीं हो सकती। और दुनिया की कोई भी चीज जिसमें तीनों चीजें होंगी, तीनों क्वालिटी पाई जाएंगी, वो निश्चित रूप से वेल्थ हो। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल में कि व्हाट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करने की कैपेसिटी, और स्कैर्सिटी मींस एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई। ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं वेल्थ की डेफिनेशन में। अगर हम इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री की बात करें तो इकोनॉमिक्स के बारे में सबसे पहले विचार जो हमें मिलते हैं वो मोजेस के मिलते हैं। आपने सुना होगा अक्सर मोजेस का नाम। 3 धर्मों के प्रोफेक्ट माने जाते हैं, यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म और क्रिश्चियनिटी। इस्लाम में इसे मूसा के नाम से जाना जाता है। तो मोजेस ने अपने विचार रखे थे इसमें, हालांकि वो उन्होंने कोई इसकी इकोनॉमिक्स की बुक्स नहीं लिखी थी, लेकिन उन्होंने अपने विचार रखे थे कि गरीबों से ब्याज लेना मना है। यानी कि आप अगर गरीबों को कर्जा देते हैं तो आपको दया भावना रखनी चाहिए। कोई आदमी बहुत मजबूरी में कर्जा उधार, मतलब किसी से पैसा उधार लेता है, और अगर वो इतना मजबूर है तो आपको थोड़ी सी मानवीयता दिखानी चाहिए और उससे ब्याज वसूल नहीं करना चाहिए। हालांकि उनके ये सिर्फ विचार थे, उन्होंने इसको मतलब एक तरह से कह लीजिए लिपिबद्ध नहीं किया। उन्होंने इसके लिए कोई प्रॉपर जो है स्टडी नहीं दी थी। अगर हम इकोनॉमिक्स पर पहली ऑथेंटिक बुक, पहली रिटन बुक की बात करें तो वो आचार्य चाणक्य ने लिखी थी। आपको याद होगा आचार्य चाणक्य का नाम आपने सुना होगा, उनके फादर का नाम था आचार्य चाणक्य। एक्चुअली आचार्य चाणक्य का नाम चाणक्य नहीं था, उनका नाम था विष्णुगुप्त, लेकिन चाणक्य की मौत के बाद, उनकी मृत्यु के बाद जो है उन्होंने अपना नाम चाणक्य कर लिया। चाणक्य के पुत्र चाणक्य कर रख लिया उन्होंने अपना नाम। तो सबसे पहले आचार्य चाणक्य ने जो है एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, जिसका नाम उन्होंने रखा था उस समय वार्ता। उस वार्ता में उन्होंने अर्थशास्त्र के कुछ सूत्रों का संकलन किया था, जो कि उनसे पहले के अर्थशास्त्री थे, उन्होंने उनकी बातों का, उनके सूत्रों का उन्होंने संकलन किया था। इसका मतलब अर्थशास्त्र उनसे पहले भी था, लेकिन किसी और ने उससे पहले अर्थशास्त्र को लिपिबद्ध नहीं किया था, उसको एक पुस्तक का रूप नहीं दिया था। आचार्य चाणक्य वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र को एक पुस्तक का रूप दिया। उन्होंने अर्थशास्त्र की एक सिस्टमेटिक स्टडी शुरू कराई। उसके बाद आपको याद होगा आचार्य चाणक्य अर्थशास्त्र के सबसे बड़े उस समय के विद्वान बने, चाणक्य। लेकिन उस समय का जो अर्थशास्त्र था वो केवल और केवल राजा या राजा के यहाँ काम करने वाले दरबारियों के लिए था, क्योंकि अर्थशास्त्र में ये पढ़ाया जाता था, ये सिखाया जाता था कि जनता से कितना कर वसूल करना है, राजा को उस कर का क्या करना चाहिए, उस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च करना चाहिए, राजा के क्या दायित्व हैं इसके रिगार्डिंग। तो ये सब, यानी कि उस समय केवल उसको राजा के जो दरबारी होते थे, या ये कह लीजिए जो बड़े बड़े मंत्री हुआ करते थे, जिनको उस समय अमात्य या महामात्य वगैरह कहा जाता था, उनके लिए इसकी स्टडी हुआ करती थी। इसीलिए उसको उस समय कहा जाता था राज्यों का विज्ञान, द साइंस ऑफ नेशन। लेकिन ये इसके बाद आए एडम स्मिथ 1772 में। एक्चुअली एडम स्मिथ की भी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। ये एक पॉलिटिकल साइंस के टीचर थे। स्पेन के राजकुमार को ये इकोनॉमिक्स मतलब पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया करते थे, सॉरी। तो आप जानते हैं उस समय अंग्रेजों का झंडा बुलंद था, पूरी दुनिया पर अंग्रेजों का राज था। तो एक दिन उन्होंने स्पेन के राजकुमार को सलाह दी कि भाई अगर आपको वास्तव में पॉलिटिक्स समझनी है तो आपको मेरे साथ इंग्लैंड चलना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजों से ज्यादा बेहतर राजनीति शायद उस समय कोई नहीं जानता। स्पेन के राजकुमार तैयार हो गए और वो सभी लोग इंग्लैंड चले आए। लेकिन जब इंग्लैंड आई तो उन्होंने देखा कि स्पेन के लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी कम सुखी हैं, उनके पास कम पैसा है, उनकी इनकम कम है, जबकि इंग्लैंड के लोग कम मेहनत करते हैं और फिर भी उनके पास ज्यादा पैसा है। तो इस बात से एडम स्मिथ बहुत कंफ्यूज हो गए, यार ये क्या सिस्टम है। एक सिंपल सी बात हमारे दिमाग में आती है कि भाई जो आदमी ज्यादा मेहनत करेगा वो ज्यादा सुखी होना चाहिए, उसके पास ज्यादा पैसा होना चाहिए। जो आदमी कम मेहनत करेगा वो कम सुखी होना चाहिए, उसके पास कम पैसा होना चाहिए। तो क्या वजह है कि स्पेन के लोग ज्यादा मेहनत करके भी जो है कम सुखी हैं और इंग्लैंड के लोग कम मेहनत करके भी ज्यादा सुखी? तो उन्होंने इसकी स्टडी शुरू कर दी और 4 साल की मेहनत के बाद 1776 में उन्होंने एक बुक लिखी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एक्चुअली जो उन्होंने किया था वो इन्होंने बुक का टाइटल, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, क्योंकि वो सिर्फ 2 देशों की जो वेल्थ थी उसको कंपेयर कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि इंग्लैंड के लोग अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करते हैं, यानी वो क्या करते हैं, दिन भर में जो पैसा कमाया उसमें से कुछ पैसा बचा लिया और उस पैसे को आगे इन्वेस्ट कर। इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है कि उस इन्वेस्टमेंट से कुछ इनकम आती है। तो इससे उनकी जो उस दिन उन्होंने कमाया वो और प्लस पिछले दिन की इन्वेस्टमेंट की इनकम,
तो यानी उनकी इनकम रोजाना बढ़ती जाती है और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उनके इन्वेस्टमेंट से उनको इतनी इनकम आने लगती है कि अगर वो काम ना भी करें तो भी वो पैसा बचा सकते और इसी से वो लगातार ज्यादा सुखी होते जाते। इसीलिए एडम स्मिथ ने कहा कि भाई जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं उन सबका एक ही एंड टारगेट है और वो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हमें मिल सकता है किस चीज से? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है पैसे से, फिजिकल गुड्स से, फिजिकल आर्टिकल्स से। यानी कि हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, ये नौकर चाकर हो, यानी कि जितने भी फिजिकल वो हैं गुड्स हैं, फिजिकल आर्टिकल्स हैं, वो जितनी ज्यादा से ज्यादा हम इकट्ठा कर लें, जितनी ज्यादा वेल्थ हम इकट्ठा कर लेंगे उतना ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन हमारे लिए आएगा। और हमारा एंड टारगेट क्या है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करना। दुनिया के हर एक प्राणी में एक चीज कॉमन होती है कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है, चाहे वो पागल हो, चाहे वो शराबी हो, चाहे वो नॉर्मल इंसान, हर आदमी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है। जिसको जिस चीज में मजा आएगा, जिस चीज से सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो वही काम करना चाहेगा। किसी को पीटने में मजा आता है, किसी को बचाने में मजा आता है, किसी को किसी का रोटी छीनने में मजा आता है, किसी को भूखे को रोटी खिलाने में मजा आता है, लेकिन करते सब वही है जिसमें मजा आता है। तो उन्होंने कहा कि ह्यूमन बीइंग जो है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है और उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किससे मिलेगा? उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा फिजिकल रिसोर्सेज से। तो उन्होंने कहा कि इंसान को ज्यादा से ज्यादा वेल्थ कलेक्ट करनी चाहिए और उसको ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन अचीव कर पाए। लेकिन उनकी इस थ्योरी को लोगों ने गलत तरीके से समझा, गलत तरीके से इंटरप्रेट किया। उन्होंने सोचा कि पैसे ही सब कुछ है, इसका मतलब ये हुआ कि पैसे से ही हम ज्यादा सुखी हो सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा पैसा मेरे पास होना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा? गरीबों का शोषण करना शुरू कर दिया। भाई तुझे तो 20 की जगह आज तो मैं 10 ही रुपए दूंगा, तो काम करना हो तो कर, नहीं करना हो तो भाग जा, क्योंकि उसको पता है ये तो भूखा मर रहा है, 10 रुपए में भी करेगा। तो वो अपने 10 रुपए बढ़ाने के लिए उसके गरीब के 10 रुपए खाने लग गए। तो इससे क्या हुआ कि लोगों के अंदर जो इकोनॉमिक्स थी उसकी एक गलत इमेज बन गई। लोगों ने सोचा यार ये इकोनॉमिक्स तो बहुत गंदा सब्जेक्ट है, ये तो मतलब एक तरह से कह लो सब्जेक्ट क्या, ये तो एक मिसगाइड कर रहा है लोगों को। एडम स्मिथ तो ये जो किताब है ये लोगों को मिसगाइड करती है, ये तो लोगों को मतलब जो है लोगों का खून चूसना सिखाता। तो इस एडम स्मिथ की और इकोनॉमिक्स की बहुत बदनामी हुई और इकोनॉमिक्स काफी डिफेम हो गया। हालांकि उसके कुछ समय बाद एक और इकोनॉमिस्ट आए थे जिनका नाम था जे.बी. से, और ये जो जे.बी. से थे इन्होंने एक बहुत मशहूर नियम दिया था, एक मशहूर लॉ दिया था जिसे हम कहते हैं सेज लॉ ऑफ मार्केट। और उन्होंने जो नियम दिया था, जो रूल्स दिया था, जो लॉ दिया था, वो था सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। इस सप्लाई अपनी डिमांड खुद ब खुद पैदा। जे.बी. से का ये मानना था कि आप बाजार में कुछ भी लेकर बैठ जाओ, आप वो चीज बिक जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि आप लोगों के लिए एक फैशन का सिंबल बन गया है जीन्स। इस जीन्स पैंट का आविष्कार हुआ था किसके लिए? कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों के, क्योंकि उनके कपड़े, क्योंकि आपको जानते हैं कि कोयले को जब कोयला एक पत्थर है एकदम शार्प होता है और टूटता है तो एक शार्प एज बन जाते हैं उसमें, तो अगर उसमें अक्सर कपड़े उलझ कर फट जाते हैं। वो चाहते थे एक ऐसे कपड़ा जो इस तरह से मतलब बिल्कुल फटे नहीं, है ना, सूत का बना हुआ मोटा कपड़ा। तो उसके लिए उनके लिए जीन्स के कपड़े बनाए गए और वो इतनी मशहूर हो गई कि आज हर एक आदमी के लिए स्टेटस सिंबल है। तो उन्होंने कहा कि बाजार में आप कुछ भी लेकर बैठ जाओ वो बिक जाएगा। और एक एग्जांपल देता हूँ, लोग पहले भी नहाते होंगे, नहाते ही थे, हमसे ज्यादा स्वस्थ रहते थे, लेकिन किसी ने साबुन का आविष्कार कर दिया। उसने कहा भाई आप इससे नहाइए क्योंकि आपके शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, आपको बीमार करते हैं, और अगर आप इस साबुन से नहाएंगे तो ये उस बैक्टीरिया को मार देगा, आपकी गंदगी को साफ कर देगा और आप जो है पहले से ज्यादा हेल्दी बन जाएंगे, पहले से ज्यादा साफ सुथरे बन जाएंगे। लोगों ने उसको यूज करना शुरू कर दिया। उसके बाद किसी ने शैम्पू बनाया, उसने कहा कि नहीं, बालों के लिए अलग साबुन होना चाहिए क्योंकि बालों में बहुत गंदगी बैठ जाती है। तो अगर आप इस साबुन से अपने बालों को धोएंगे, बालों के लिए अलग साबुन, बाल अलग चीज है, तो अगर आप इस साबुन से बालों को धोएंगे तो आपके बाल ज्यादा सिल्की हो जाएंगे, ज्यादा स्मूथ हो जाएंगे। तो वो भी बिकना शुरू हो गया। इसके बाद किसी ने फेस वॉश बनाया, उसने कहा कि नहीं देखिए आपके फेस से तो आपकी वैल्यू बनती है, आपका फेस वैल्यू तो आपका चेहरा ही तो वो है जो सबसे पहले लोगों को अट्रैक्ट करता है, तो इसके लिए तो खास तरह का साबुन होना चाहिए। तो फेस वॉश मार्केट में आ गया और वो भी बिकने लग गया। इसके बाद एक ने हैंड वॉश बना दिया, उसने कहा कि नहीं नहीं, आप खाना खाते हैं, सारे बैक्टीरिया जाते हैं तो हाथ के माध्यम से ही है, तो इसीलिए खाने से पहले जो है हाथ धोइए हैंड वॉश से। तो हैंड वॉश भी बिकने लग गया। तो यानी कि आप बाजार में कुछ भी ले आइए वो बिकने लग जाएगा, ऐसा जे.बी. ने बताया। हालांकि बाद में ये लॉ फेल हो गया था जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए, इसके बाद आए इकोनॉमिस्ट एल्फ्रेड मार्शल। ये एल्फ्रेड मार्शल जो थे ये फॉलोअर्स थे एडम स्मिथ के, मतलब उनके वंशज थे, उनके बच्चे के बच्चे वगैरह, तो उनके वंशज थे। जब उन्होंने देखा कि उनके पूर्वज की बड़ी बदनामी हो रही है, क्योंकि बहुत डिफेम हो गए थे एडम स्मिथ, तो उन्होंने देखा कि उनके पूर्वज की बड़ी बदनामी हो रही है, तो उन्होंने क्या करा, एडम स्मिथ की बात को ट्विस्ट किया, उसको नई तरीके से प्रेजेंट किया। उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ, यानी कि मैनकाइंड की स्टडी है जो कि साधारण रूप से जीवन जीते हैं, यानी कि किसी पागल की बात नहीं कर रहे हैं, एक नॉर्मल इंसान की बात। एग्जामाइन that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use the material requisites of well-being। यानी कि ये किस चीज की बात करता है? ये बात करता है जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग की एक तरह से कह लो रिसोर्सेज के एक्विजिशन और उनके डिस्ट्रीब्यूशन, वो किस तरह से उसको यूज करते हैं, फिजिकल गुड्स को किस तरह से यूज करते हैं और किस तरह से वो उनको प्राप्त करते हैं। तो बात तो वही है, फिजिकल रिसोर्सेज फ्री में तो नहीं आएंगे, आपको वेल्थ तो कलेक्ट करनी पड़ेगी, तभी तो आप फिजिकल रिसोर्स को यूज कर पाएंगे। लेकिन चूंकि उन्होंने स्टडी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर शब्द इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, है ना, तो इसलिए क्या हुआ कि लोगों को लगा नहीं यार ये तो सही बात कह रहा है, ये तो इकोनॉमिक्स तो है
ह्यूमन वेलफेयर की स्टडी है। तो ह्यूमन वेलफेयर की स्टडी है तो फिर इकोनॉमिक्स फिर से शुरू हो गई कि नहीं, इसको मतलब जो है गरीबों को खून मत चूसो, गरीबों को भला करो। तो इकोनॉमिक्स की स्टडी फिर से शुरू हो गई। इकोनॉमिक्स को फिर से एक रेपुटेटेड वो मिल गया। लेकिन उनके लगभग 40 साल बाद एक और इकोनॉमिस्ट आए जिनका नाम था प्रोफेसर रॉबिन्स। अब प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा कि भाई मार्शल की थ्योरी तो शुरू से ही गलत, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हर वो चीज की स्टडी की जाती है जो लीगली खरीदी और बेची जाए। और चूंकि शराब या भांग या ऐसे बहुत सारे नशे हैं जो अलग अलग देशों में खरीदे और बेची जाती हैं, उन्होंने कहा कि ये जो चीजें हैं ये इकोनॉमी में लीगली खरीदी और बेची जाती हैं, इसका मतलब इकोनॉमिक्स का पार्ट, लेकिन इससे किसी का भला नहीं। तो इसका मतलब इकोनॉमिक्स का ह्यूमन वेलफेयर से तो कोई रिलेशन नहीं। तो उन्होंने अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन को सिरे से नकार दिया। आप जानते हैं जब आप किसी की बात को गलत साबित कर देते हैं तो लोग आपसे पूछते हैं कि ही इज रॉन्ग देन व्हाट इज राइट। भाई अगर मार्शल गलत हैं तो फिर सही डेफिनेशन क्या है इकोनॉमिक्स की? तो उन्होंने इकोनॉमिक्स को एक नए सिरे से डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मतलब जैसे ही आप किसी भी ह्यूमन बीइंग की एक ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करेंगे, उसकी दूसरी ह्यूमन वांट्स आ जाएगी, दूसरी को सेटिस्फाइड करेंगे, तीसरी आ जाएगी। यानी इंसान पहले क्या था, पहले उसकी जरूरत क्या थी, सिर्फ पेट भर जाए, एक जानवर मिल जाए, उसको मार लूं, खा लूं, बस मजा आ जाए। लेकिन फिर क्या हुआ, इंसान को जानवर आसानी से मिलने लगा। जब वो ग्रुप में शिकार करने लगा, फिर उसे जरूरत हुई कपड़े की। फिर उसे लगा नहीं यार ठंड होती है, गर्मी होती है, कपड़ा होना चाहिए। फिर उसने क्या करा, वो जो जानवर मार के खाता था उनके खाल उड़ने शुरू, कपड़े का इंतजाम भी हो। लेकिन अब उसे और जरूरत महसूस होने लगी, उसकी जरूरतें बढ़ती। अब उसे लगा नहीं यार बारिश होती है, धूप होती है, मेरे को कोई मतलब घर भी होना चाहिए। वो गुफाओं में रहने लगा, घर का भी इंतजाम हो गया। इसके बाद उसे लगा नहीं यार शिकार के लिए इतनी दूर दूर भटकना पड़ता है, कभी जानवरों का पीछा करो, ये करो, रिस्क भी रहता है, कभी हम भी शिकार हो सकते हैं शिकार करने के चक्कर में। तो इतनी फायतोबा से क्या फायदा यार, ऐसा होना चाहिए कि एक ही जगह पर हम रहें और भागना दौड़ना नहीं पड़े और खाना भी मिल जाए। तो इंसान ने खेती करना शुरू कर दिया, नदियों के किनारे सभ्यताएं बसानी शुरू, घर भी अलग टाइप के बनाने शुरू कर दिए, सीवेज सिस्टम वगैरह सब आ गया। लेकिन फिर आदमी को जरूरत हुई कि यार दर्पण भी होना चाहिए, जेवर भी होना चाहिए, बर्तन भी होने चाहिए, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। और आज अगर हम देखें तो आज हम हजारों चीजों का इस्तेमाल, यानी कि ह्यूमन बीइंग की जो वांट्स है, ह्यूमन वांट्स है जो है वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। आप जैसे किसी को कुछ देते हैं उसकी तुरंत दूसरी डिजायर आ जाती है। यानी कि अगर आप देखें तो साइकिल वाला स्कूटर वाले की तरफ देख रहा है, स्कूटर वाला कार वाले की तरफ देख रहा है, कार वाला हवाई जहाज वाले की तरफ देख रहा है, और हवाई जहाज वाला भी पैसा कमाने में लगा। दुनिया का कोई भी आदमी सेटिस्फाइड नहीं, दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी पैसा कमाने लगा हुआ है। हालांकि उसके पास इतना पैसा है कि अगर वो ना भी कमाए तो भी उसकी साथ क्या पता नहीं कितनी पूछते हैं, उसके ब्याज को भी नहीं खा सकते, लेकिन फिर भी वो पैसा क्यों? क्योंकि उसकी ह्यूमन वांट्स और बढ़ चुकी हैं। वो चाहता है सब कुछ मेरा हो, लेकिन सब कुछ तो किसी का नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा ह्यूमन वांट्स कैसी हैं, अनलिमिटेड, और रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड। यानी चाहिए तो बहुत कुछ लेकिन उतना कुछ है नहीं, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। हमारे किसी के पास 20,000 महीना है, किसी के पास 50,000 महीना है, किसी के पास 50 लाख महीना है, लेकिन लिमिटेड है। हर चीज की एक सीमा है ना, चाहे 50,000 करोड़ हो लेकिन वो भी लिमिटेड है। तो यानी कि उन्होंने कहा कि रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड है, और जो हमारी ह्यूमन वांट्स हैं उनकी इंटेंसिटी में डिफरेंस है। यानी कि कोई ह्यूमन वांट्स ऐसी होती है जिसको अभी सेटिस्फाइड करना जरूरी है, कुछ ऐसी है जिसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं। आपको गाड़ी चाहिए, अगर पापा ने कहा बेटा 10 दिन बाद लाएंगे तो कोई बात नहीं, 10 दिन बाद आ जाएगी। लेकिन अगर आपको भूख लग रही है और पापा कहें 10 दिन बाद खाना खा लेना, तो ये तो थोड़ा सा मुश्किल है ना, क्योंकि रोटी की ह्यूमन वांट्स ऐसी है जिसकी इंटेंसिटी बहुत हाई है, उसको अभी पूरा करना जरूरी है, उसको ज्यादा टाइम के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते। घंटे भर के लिए करना चाहें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, घंटे भर बाद खा लेंगे, लेकिन 10 दिन तो बहुत ज्यादा है। ये खाने के लिए तो इतनी मतलब उसकी इंटेंसिटी इतनी हाई होती है कि आप 10 दिन नहीं रह सकते। और इसके अलावा जो रिसोर्सेज हैं उनके अल्टरनेटिव यूज होते हैं। उसी पैसे, अगर आपके पास कुछ पैसा है आप उससे गाड़ी भी खरीद सकते हैं, आप उससे कपड़े खरीद सकते हैं, आप उससे 5 स्टार होटल में खाना खा सकते हैं, यानी कि आप उस रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज ले सकते। तो उन्होंने कहा कि ह्यूमन जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूज हैं, और जो ह्यूमन वांट्स है उनकी इंटेंसिटी में डिफरेंस पाया जाता है। इसलिए हर एक ह्यूमन बीइंग को, क्योंकि एक रेशनल ह्यूमन बीइंग है, उसको ये डिसीजन लेना पड़ता है कि वो पहले कौन कौन सी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करे। और ये जो डिसीजन लेने की जो प्रॉब्लम है, इसको उन्होंने एक नाम दिया, उन्होंने कहा इसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये जो डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि चाहिए तो बहुत कुछ, पैसा थोड़ा सा है ना, तो हमें डिसीजन लेना पड़ेगा भाई ये थोड़े से पैसे से मैं क्या क्या चीज खरीदूं, पहले क्या खरीदूं, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी है, पहले मैं उसे परचेज करूंगा, फिर उससे कम इंटेंसिटी वाली चीज परचेज करूंगा, फिर उससे कम, इस तरह से मैं एक ऑर्डर डिसाइड करता हूं और उसके हिसाब से पैसों को खर्च करना शुरू। तो ये जो प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन उसको उन्होंने नाम दिया इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और रॉबिन्स ने कहा इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी। तो अगर हम लॉजिकली देखें तो प्रोफेसर रॉबिन्स बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल ये आता है कि अगर किसी सब्जेक्ट का ह्यूमन वेलफेयर से कोई रिलेशन ही नहीं है तो ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ने से क्या फायदा, कोई भी ऐसा काम करने से क्या फायदा जिससे किसी का भला हो ही नहीं। तो एक बहस छिड़ गई कि मार्शल ज्यादा सही है या रॉबिन्स ज्यादा सही। लॉजिकली रॉबिन्स ज्यादा सही है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देखा जाए तो मार्शल ज्यादा सही है, क्योंकि अगर हम रॉबिन्स की बात को एक्सेप्ट करते हैं एज इट इज तो इकोनॉमिक्स की स्टडी करने का कोई फायदा ही नहीं है। जबकि मार्शल की जो अगर हम बात मानते हैं तो इकोनॉमिक्स तो बहुत फायदे की चीज। तो इसीलिए जो है इकोनॉमिस्ट, इसमें बाद में इकोनॉमिस्ट ने डिसाइड किया, या कह लीजिए सभी इकोनॉमिस्ट ने मिलकर ये डिसाइड किया कि इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट कर दिए जाएं।
एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। यानी कि जो रॉबिन्स का इकोनॉमिक्स है, जो लॉजिकली बिल्कुल सही है, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जो फैक्ट के बारे में बताता है। व्हाट इज द सिचुएशन। अगर हम कहते हैं इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, इंडिया में पॉवर्टी है, तो ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है जो फैक्ट के बारे में बता रहे हैं। तो ये किसका इकोनॉमिक्स है, ये रॉबिन्स का इकोनॉमिक्स है। लेकिन जब हम कहते हैं कि व्हाट इज द आइडियलिस्टिक सिचुएशन, व्हाट ऑट टू बी, होना क्या चाहिए, तो फिर हम मार्शल की इकोनॉमिक्स। जब हम कहते हैं कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए, जब हम कहते हैं कि इंडिया में पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, तो फिर हम मार्शल की इकोनॉमिक्स की बात कर रहे होते हैं। आइडियलिस्टिक सिचुएशन की जब हम बात करते हैं, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट की जब हम बात, तो हम मार्शल की इकोनॉमिक्स की बात। इसके बाद मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स के दो पार्ट हो गए, कौन कौन से, एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसके बाद स्टडी चलती रही और एक और इकोनॉमिस्ट आए जिनका नाम था J.M. केन्ज। एक्चुअली ये लाइमलाइट में पहले नहीं थे। 1929 में एक ग्रेट इकोनॉमिक डिजास्टर आया, आपने सुना होगा इसके बारे में, द ग्रेट इकोनॉमिक डिजास्टर, 1929 की महामंदी। तो इस 1929 में मैंने आपको बताया था J.B. से ने एक लॉ दिया था, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। सप्लाई अपनी डिमांड खुद ब खुद पैदा कर, और इस से के लॉ पर जो है इंडस्ट्रियलिस्ट को, और खास तौर से अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत ज्यादा फेथ था। वो चीजें बनाते थे, कर्जा लेते थे, चीजें बनाते थे, लालच बढ़ता जा रहा था, इसलिए ज्यादा कर्जा लेते थे, ज्यादा चीजें बनाते थे। उनको लगता था कि भाई माल तो फटाफट बिक जाएगा अपने आप, क्योंकि सप्लाई तो अपनी डिमांड खुद ब खुद पैदा कर लेगी। आप कुछ भी बाजार में बना करके बैठ जाओ, वो बिक जाएगा। तो वो लगातार अंधाधुंध माल बनाए जा रहे थे, लगातार प्रोडक्शन करे जा रहे थे, और लगातार प्रोडक्शन जब वो करते जा रहे थे तो उससे क्या हुआ कि जो इकोनॉमी थी उसमें ओवर प्रोडक्शन। अब जब ओवर प्रोडक्शन हो गया तो डिमांड कम हो गई। इकोनॉमिस्ट जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो समझ नहीं पा रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं बिकेगा, जरूर बिकेगा, J.B. का लॉ है भाई, सेज लॉ ऑफ मार्केट है, सप्लाई तो अपनी डिमांड खुद ब खुद पैदा कर लेगी। हो सकता है एक दो दिन की प्रॉब्लम हो, बनाते रहो आप तो, और ओवर प्रोडक्शन में भी माल बनता। लेकिन जब माल बिकेगा नहीं तो कर्जे वाले का कर्जा तो चुकाना है। तो फिर क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका सब्र जवाब दे जाएगा और आप कहेंगे चलो एक काम करो, 10 में नहीं बिक रहा तो 9.5 में बेच दो। अब यहां से साइकोलॉजी ने अपना काम शुरू किया। एक ने 9.5 किया तो दूसरे ने 9.25 कर। अब कस्टमर देख रहा है यार कल 9.5 रेट था, आज 9.25 हो गया, अरे ये क्या हो रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, रुक जाते थोड़ी देर, कुछ दिन बाद खरीदेंगे। और अगले दिन वास्तव में, क्योंकि पैनिक तो प्रोड्यूसर में था, कंज्यूमर में थोड़ी था, तो प्रोड्यूसर अगले दिन 9 में भी ले आता है। अब कंज्यूमर को लगता है यार रोज रेट गिर रहे हैं, अब तो मैं बाद में खरीदूंगा, गिरने दो रेट को जितना गिर रहा है, 8.5, 8.25, 7.5, 6, 5, 4, कॉस्ट भी नहीं है उतनी। तो भाई कॉस्ट भी 6 रुपए में माल बन रहा है और 2 रुपए में बिक रहा है, तब भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है। कस्टमर अभी भी वेट कर रहा है, नहीं और गिरेगा। यानी कि सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई कि आपको कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रही, और जब कॉस्ट भी रिकवर नहीं होगी तो क्या होगा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए का कर्जा ले रखा था, सड़क पे सुसाइड अटेम्प्ट करने लगे। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने उस समय सुसाइड अटेम्प्ट किया, दुनिया भर में हड़कंप मच गया। ये क्या हुआ, अगर सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ही मर जाएंगे तो फिर लोगों को एम्प्लॉयमेंट कौन देगा, आगे प्रोडक्शन कौन करेगा। तो लास्ट में फिर अमेरिकन गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा। उन्होंने अपने इंडस्ट्रियलिस्ट से वो माल खरीदा, पब्लिक में अनाउंसमेंट कराया कि ये सारा माल डंप किया जाएगा समुद्र में, और समुद्र में एक अच्छा खासा, मतलब लोगों के सामने सारा माल जो है समुद्र में फेंका गया, ये बताने के लिए कि अब उतना माल नहीं रहा जितना पहले, यानी आप खरीदना शुरू कर दो, नहीं तो कल को रेट भी बढ़ सकता है। तब डिमांड क्रिएट हुई। तो जब ये इकोनॉमिक डिजास्टर आया, हालांकि उसका कई ट्रिलियन डॉलर का कर्जा आज भी अमेरिकन गवर्नमेंट पर है, लेकिन चूंकि वो इसलिए थोड़ा अमीर देश कहलाता है क्योंकि बाहर के लोगों का कर्जा नहीं है, वो अपने देश के लोगों का कर्जा। लेकिन अगर आप इसको सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको मिल जाएगा कि अमेरिकन गवर्नमेंट पर आज भी अपने जो सिटीजन्स हैं उनका कई ट्रिलियन डॉलर का कर्जा आज तक अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर है। तो इसकी स्टडी शुरू हुई कि भाई क्यों J.B. का लॉ जो है वो फेल हो गया, क्यों सप्लाई अपनी डिमांड पैदा नहीं कर पाई। तो जब सारे में इसकी स्टडी शुरू हो गई तो एक इकोनॉमिस्ट थे इंग्लैंड के जिनका नाम था J.M. केन्ज, जॉन मेनार्ड केन्ज। और जॉन मेनार्ड केन्ज ने जो है इसको एक तरह से कह लीजिए क्रैक किया। उन्होंने अपनी बुक लिखी थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, और उस बुक्स में उन्होंने पहली बार बताया कि इकोनॉमिक्स के 2 अलग अलग लेवल हो, यानी कि माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल। माइक्रो लेवल मतलब स्मॉल स्केल पर, और मैक्रो लेवल मतलब लार्ज स्केल पर। उन्होंने कहा कि J.B. का जो लॉ था वो लॉ ही गलत, वो सप्लाई अब नहीं है जो अपनी डिमांड पैदा करती है, बल्कि वो डिमांड है जो अपनी सप्लाई पैदा करती है, यानी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। उन्होंने कहा कि लोगों ने जीन्स इसलिए नहीं खरीदी कि वो बन गई थी, लोगों ने जीन्स बनी इसलिए थी क्योंकि लोगों को उसकी जरूरत। लोगों ने हैंड वॉश या फेस वॉश या साबुन या शैम्पू इसलिए नहीं खरीदा कि वो बन गए थे, लोग कुछ अलग दिखना चाहते थे, लोग दूसरों से सुपीरियर दिखना चाहते थे, इसलिए वो बने। तो उन्होंने कहा कि वास्तव में वो सप्लाई नहीं है जो अपनी डिमांड पैदा करती है, बल्कि वो डिमांड है जो अपनी सप्लाई पैदा करती है। और इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो लेवल पर कुछ पैराडॉक्स होते हैं, यानी कि जो चीज माइक्रो लेवल पर ठीक है जरूरी नहीं कि मैक्रो लेवल पर भी ठीक हो। अगर एक किसान किसी भी देश में, सपोज कीजिए इंडिया में ही ले ले, इंडिया में एक किसान बहुत मेहनत करता है और बहुत सारा गेहूं पैदा करता है या बहुत सारा आलू पैदा करता है, तो ये उसके लिए अच्छा है, उसकी इनकम बढ़ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, वो ज्यादा फसल बेचेगा और ज्यादा पैसा कमाएगा। लेकिन अगर
देश के सारे किसान बहुत बहुत ज्यादा आलू पैदा करते हैं, तो आलू की प्राइस इतने ज्यादा गिर जाएंगे कि हो सकता है कॉस्ट भी रिकवर ना हो, सबको नुकसान हो जाएगा और इनकम बढ़ेगी नहीं, गिर जाएगी। तो उन्होंने कहा कि कुछ पैराडॉक्स हैं जो माइक्रो लेवल पर अलग होते हैं, अलग तरह से बिहेव करते हैं, और मैक्रो लेवल पर अलग तरह से बिहेव करते हैं। इसीलिए इकोनॉमिक्स के फिर दो पार्ट हो गए, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि मतलब माइक्रो, छोटे लेवल पर, और समष्टि मतलब मैक्रो यानी बड़े लेवल पर। अभी अभी हमने समझा कि जो इकोनॉमिक्स है हमारी, उस इकोनॉमिक्स के दो तरह से हमने क्लासिफिकेशन किया। एक तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किसकी थी? ये थी रॉबिन्स की, मैंने आपको बताया था ये रॉबिन्स की इकोनॉमिक्स थी। और ये किसकी थी? ये थी मार्शल की इकोनॉमिक्स। और जो आपके जेएम केन्स थे, उनकी वजह से ये दो पार्ट हुए इसके, एक माइक्रो है ना यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, और एक मैक्रो यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र। तो अगर हम कहें हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इसका आंसर होगा एडम स्मिथ। हम एडम स्मिथ को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। हालांकि उनसे पहले भी इकोनॉमिक्स था, लेकिन उन्होंने ही पहली बार ये बताया कि इकोनॉमिक्स सिर्फ राजाओं के लिए नहीं है, इसको आम पब्लिक के लिए, इसको हर एक आदमी को इसको स्टडी करना चाहिए, इसीलिए उनको कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स थे जेएम केन्ज, जेएम केन्ज। हालांकि कुछ लोग इनको किंग्स करके भी प्रोनाउंस करते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा, जेएम केन्ज कहना है आपको या जेएम किंग्स कहना है। लेकिन फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स थे जेएम केन्ज, और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अगर आपसे पूछा जाता है तो वो थे एडम स्मिथ। धन्यवाद दोस्तों।